हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे थे हम लोग। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कंसिडर किया था लास्ट लेक्चर तक कि अल्डिहाइड कीटोन्स के जो केमिकल रिएक्शंस है बेसिकली दो वजह से, एक कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से और दूसरा अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसका एसिडिक नेचर की वजह से। तो इसमें से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उस बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और देखे थे इसमें कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए वह तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। एक इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और तीसरा स्टेरिक हिंडरेंस। ये तीन चीज़ों पे, तो वही तीनों को एक एक करके डिटेल में जो है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ऐसा देख चुके थे वजह हम लोग इसमें कि कार्बोनिल कार्बन जो इस तरह का है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से या पाई को हम लोग वहाँ शिफ्ट कर रहे थे, जो कि अपने आप नहीं रिएजेंट आने की वजह से होगा। तो ऐसा करने से यहाँ O पे हो जाएगा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब यही कार्बन पे प्लस आने की वजह से हम लोग कह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना अधिक होगा या उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना ही कम रहेगा। तो अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या कम होगा ये तो डिपेंड करता है कि इसके सराउंडिंग में क्या है, इसके अगल बगल में क्या है। अब मान लें कि अगल बगल में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन की तरफ, और अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ रिलीज करेगा तो कार्बन के पास ही जो पॉजिटिव चार्ज है तो धीरे धीरे घटने लगेगा ना। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो बगल से जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी दूर होगी, तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव चार्ज भी खत्म, और जब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन बगल से ही मिल रहा है, प्लस चार्ज खत्म, तो फिर किसी दूसरे से इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, और इस केस में जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वह कम हो जाएगा। लेकिन वही यदि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे तब ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। अब हालांकि जब आप इसमें कार्बोनिल कंपाउंड कंसीडर करोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड दो ही वैरायटी का है, अल्डिहाइड कीटोन। तो उस केस में यदि अल्डिहाइड लेते हो तो एक तरफ R होगा एक तरफ H, कीटोन लेते हो तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। तो अब अल्काइल हो चाहे हाइड्रोजन हो, ये दोनों तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस वजह से होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। प्लस आई इफेक्ट है इनमें, अल्काइल और हाइड्रोजन में। अब इसमें से हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होता है, लीस्ट प्लस आई इफेक्ट, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इसी का होता है। ऐसे तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन यदि यहाँ है भी तो यह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर नहीं दे पाएगा, तो इसके प्लस चार्ज पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही यदि इस कार्बन के अगल बगल दोनों अल्काइल ही है तो अल्काइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन की तुलना में। तो उस केस में यदि दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा कार्बन को, इधर से भी मिलेगा, और दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका प्लस चार्ज तो बड़ा जल्दी गायब हो जाएगा यहाँ से। और प्लस चार्ज गायब हो जाने का मतलब क्या हुआ कि या फिर यह इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। तो अल्डिहाइड है तो एक तरफ अल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन केवल इधर से मिलेगा अल्काइल के साइड से, हाइड्रोजन के साइड से ना के बराबर, तो प्लस चार्ज कुछ ना कुछ बचा रहेगा, मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी कुछ ना कुछ होएगा।
लेकिन जैसे ही दोनों तरफ अल्काइल आते हैं कीटोन में तो इसके प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ना के बराबर होगा, और इस केस में यह जो सिस्टम है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम ना कर सकता, या करेगा तो फिर बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, जब दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल के दोनों तरफ हाइड्रोजन, ऐसा भी तो पॉसिबल है फॉर्मल्डिहाइड के केस में, इधर भी हाइड्रोजन रहेगा इधर भी हाइड्रोजन रहेगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी सबसे कम है, तो दोनों तरफ से इसको बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो कार्बन का प्लस बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन लेने का चाह अभी भी इसमें बना रहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो कहने का मतलब कि इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो गया दिस फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है कार्बोनिल का, तो यहाँ ये जो हम लोग माइनस प्लस दिखाएंगे तो ये हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए डॉटेड से दिखा रहे हैं, एरो पे फोकस करोगे ऐसा डॉटेड दिखा रहे हैं, हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन दोनों देगा। लेकिन वही यदि कोई हाइयर अल्डिहाइड हो लाइक दिस, तो इसमें क्या होगा कि इस अल्काइल से तो इसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन से ना के बराबर मिलेगा, हल्का फुल्का ऐसा। और वही बात हम लोग करें कीटोन की, ऐसा, तो कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल है तो दोनों तरफ से भरपूर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब ज़रा बताओ कि किस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज सबसे अधिक होगा, तो ऑब्वियसली दिस फॉर्मल्डिहाइड के पास, क्योंकि अगल बगल से बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, इससे कम चार्ज होगा यहाँ और सबसे कम चार्ज होगा इस कार्बन पे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इज द फॉर्मल्डिहाइड एमंग ऑल द कार्बोनिल कंपाउंड्स। फॉर्मल्डिहाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल फॉलोड बाय एनी हाइयर अल्डिहाइड एंड देन कीटोन। सिंपल सा बात हुआ। तो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे 4 कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए रहेंगे, बोलेगा कि उसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी के आधार पे अरेंज करो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के आधार पे अरेंज करो। तो फिर ऐसे ही देखना होगा, इस ऑर्डर को याद रखोगे तो पता चल जाएगा। अब थोड़ा बात करें हम लोग एरोमेटिक सिस्टम का, कि यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन है तो फिर क्या होने वाला है। तो एलिफेटिक की बात करी हमने, देखो एरोमेटिक सिस्टम की यदि बात करोगे तो कार्बोनिल ग्रुप से बेंजीन जुड़ा होगा ऐसा। अब इधर क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, तो इधर 3 केस हो सकता है। पहला केस हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, दूसरा केस कोई अल्काइल हो तो कीटोन हो जाएगा वैसा, आर तो आर की जगह कुछ चलो आर ही रहने दो, कोई भी अल्काइल हो सकता है, और तीसरा केस कि दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग ही हो ऐसा। ऐसा 3 केस कि एक तरफ मैंने, एक तो कॉमन बात है कि तीनों में कार्बोनिल से एक फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, और दूसरा कि एक तरफ यहाँ हाइड्रोजन है, एक तरफ यहाँ अल्काइल है, और दूसरी तरफ वहाँ कोई फिर से एरोमेटिक सिस्टम ही आ गया है। तो इन तीनों के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को यदि हम लोग कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो इस फिनाइल ग्रुप का नेचर जानो। इसका 2 नेचर है, एक है -I का और दूसरा इसका है +R का। -I का किस वजह से होगा, चूँकि एरोमेटिक सिस्टम में जो कार्बन है वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है वह sp3 की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये तो हम लोग बहुत पहले से देख चुके हैं कि एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। सिंगली बॉन्डेड जो होता है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबली बॉन्डेड का sp2, और जो ट्रिपली बॉन्डेड है उसका होता है sp। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में होता है, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्डेड sp, फिर sp2 sp3 ऐसे। तो चूँकि एरोमेटिक सिस्टम का जो कार्बन है ऑब्वियसली sp2 ही होगा, क्या कि हमेशा वो डबल बॉन्ड से ही रहेगा, और sp2 मतलब कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो -I इफेक्ट ही शो करेगा।
हालांकि इसके बाद में जो यहाँ कार्बन है, इस कार्बन का भी तो वही बात है, sp2, इस कार्बन का भी तो हाइब्रिडाइजेशन वही है, अगल बगल 3 सिग्मा 1 पाई है। तो यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो तब आप फिर बोलोगे कि इन दोनों में फिर दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, तो अब कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ? तो ज़रा सोचो कौन ज़्यादा होगा। सो कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन इस कार्बन के बगल में यहाँ कार्बन ही है, जबकि इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो इस कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इस तरह से यह जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यह इसके तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द एरोमेटिक कार्बन, या एरोमेटिक रिंग का कार्बन जो है, समझ रहे हो। तो इस केस में उल्टा होगा कि आई इफेक्ट के वजह से एरोमेटिक रिंग का जो है यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा उसी के तरफ, और दूसरा रेजोनेंस तो होएगा ही। रेजोनेंस होएगा मतलब यहाँ जो लोन पेयर है तो शिफ्ट करेगा यहाँ, तो आसानी से अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा। और यदि ऐसा हुआ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तब तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन ओ माइनस H और यहाँ प्लस। इस कार्बन पे जरा सा भी प्लस चार्ज अब बचा, देखो तो ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जिस वजह से कार्बन पे प्लस आ रहा था, तो वह कार्बन का प्लस तो बड़ा जल्दी से हट गया, क्योंकि जो इधर बेंजीन में पाई था इलेक्ट्रॉन, वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वहाँ शिफ्ट कर गया। तो कार्बन पे तो यहाँ प्लस चार्ज बचा ही नहीं है, जरा सा भी नहीं बच रहा है। वही यदि हम लोग अल्काइल ले रहे थे भाई, जैसे कि आप एसिटल्डिहाइड की बात कर लो, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन ले रहा था, इस पर प्लस आ रहा था, तो इस प्लस को भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, लेकिन इंडक्टिव के थ्रू मिल रहा था धीरे धीरे, तो यह प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता। लेकिन यहाँ तो एकदम डायरेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, प्लस चार्ज तो एकदम से ही खत्म हो गया, और प्लस दिख ही नहीं रहा। मतलब इस केस में जो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, सोच लो कितना कम होगा। वही बात यहाँ होगा कि यदि इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ जाएगा। अब यदि रेजोनेंस के थ्रू यहाँ जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू, तो प्लस चार्ज तो यहाँ भी हटेगा। लेकिन यहाँ एक और फैक्टर है कि इधर भी अल्काइल है जो इंडक्टिव के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन देगा। ये इंडक्टिव के थ्रू दे रहा है, ये रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है। तो यहाँ तो चलो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन उतना नहीं दे रहा था, तो थोड़ा बहुत प्लस चार्ज होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखोगे तो इधर एक तो बेंजीन भी कर रहा है, थोड़ा सा अल्काइल भी दे रहा है, तब तो यहाँ जो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो और भी कम होगा, बहुत कम। और सबसे कम तो इस जगह पे होगा, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ एरोमेटिक सिस्टम है। तो यदि इसको आप यहाँ करोगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो कौन सा कार्बन एकदम लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा, लीस्ट पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, सबसे कम, तो ऑब्वियसली उस कार्बन पे होने वाला है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक इज दिस वन, फॉलोड बाय दिस एंड देन दिस। समझ गए बात को। तो बेंजल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक दैन नॉर्मल एरोमेटिक कीटोन विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक दैन बेंजोफिनोन। तो एक तो यहाँ से कंक्लूजन आया कि जितने भी एलिफेटिक वाले हैं, एलिफेटिक वाले वे हमेशा मोर इलेक्ट्रोफिलिक होंगे एरोमेटिक से। अब एलिफेटिक में भी डिपेंड करेगा कार्बन के संख्या पे, अगल बगल अल्काइल ग्रुप है उस पर, कि कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल जितने छोटे अल्काइल ग्रुप्स हैं या जितना कम अल्काइल ग्रुप है वह उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। जैसे इथेनॉल और प्रोपेनॉल, पूछा जाए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ऑब्वियसली इथेनॉल है। जैसे इथेनॉल लिखे वही एक प्रोपेनॉल लिखे रहते हैं, ऐसा लिखे रहते हैं। तो दोनों में एक ही तरफ अल्काइल है, लेकिन यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, और हम लोग जानते हैं कि मिथाइल से इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा इसके तरफ, तो प्लस चार्ज कम रखेगा वहाँ कार्बन। अब एरोमेटिक में भी बात करेंगे तो फिर ये वाला केस आ जाएगा कि एक तरफ एरोमेटिक सिस्टम है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, फिर एक तरफ एरोमेटिक और एक तरफ एलिफेटिक, और सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा जो दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा वो वाला। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को समझ गए, चाहे वह एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हो या एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, क्या वेरिएशन होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इतना याद रखना कि नॉर्मल अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, नॉर्मल मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है उनमें साइड से, बस केवल कार्बोनिल ही हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, देन नॉर्मल एलिफेटिक अल्डिहाइड,
देन नॉर्मल एलिफेटिक कीटोन, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक कीटोन, ऐसे सबसे कम। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इसमें हम क्या कहें, फॉर्मल्डिहाइड, फिर हायर एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, और सबसे कम हो जाएगा एरोमेटिक कीटोन। ऐसा इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है, इसे याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है, फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक, फॉलोड बाय हायर एलिफेटिक एल्डिहाइड, देन एलिफेटिक कीटोन, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक कीटोन। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक कीटोन से भी, हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक कीटोन से कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा। चलो, तो एक हम लोग ये देख लिए। दूसरा फैक्टर इसमें देखना है क्या, दूसरा फैक्टर देखना है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह का बन रहा था ना, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड था, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा था यहाँ और इस पर, तो ऐसे बन रहा था इसका। ये पार्शियल हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ दिखा रहे थे माइनस, पार्शियल यहाँ डबल बॉन्ड और माइनस। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट TS। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को समझना चाहोगे तो बस खाली अभी इतना देख लो कि ट्रांजिशन स्टेट अभी इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दिख रहा है हम लोग को कि यह इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, O पे भी नेगेटिव है या न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यह ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड कब होगा, जब इसका नेगेटिव चार्ज घटेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज स्पीशीज कम स्टेबल है तो उसके चार्ज को जैसे जैसे कम करोगे स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। तो यदि अभी यह ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज्ड है तो यह स्टेबल तब होगा जब इसका नेगेटिव चार्ज हटेगा, और कहीं से यदि इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी और घट जाएगा। तो मान लो कि दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन लेता देता है नहीं। लेकिन यदि एक तरफ अल्काइल है तब अब इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन एक तरफ से, और मिलेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ना, ये और तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, और तब तो और भी भयानक हो जाएगा जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तब तो और भी भयानक हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, और बढ़ जाएगा, और स्टेबिलिटी जो है सो और घटेगा। तो इस तरह से हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ भी फॉर्मल्डिहाइड यदि होता दोनों तरफ H तो ट्रांजिशन स्टेट सबसे स्टेबल हो रहा था। एक तरफ R और एक तरफ H तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और दोनों तरफ अल्काइल आ गए तब तो ट्रांजिशन स्टेट का स्थिति और भी बुरा हो गया, तब तो ट्रांजिशन स्टेट और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी यही बताया कि फॉर्मल्डिहाइड होने से ज़्यादा बेहतर था। इससे थोड़ा ख़राब हो गया, हायर एल्डिहाइड को आया तो और बहुत ख़राब हो गया जब कीटोन आया तो। ऐसा यही सिचुएशन था। तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी भी डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूएंट पे ही, कि अगल बगल क्या सब्स्टिट्यूएंट है और कैसे डिपेंड किया, इसको तो क्लियर कर दिए हम कि चूँकि ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यह स्टेबल तब होगा जब इसका नेगेटिव चार्ज घटेगा। बदले में यदि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। और एक तीसरा फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। ट्रांजिशन स्टेट तो तब बनेगा जब यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और मान लो कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में ही दिक्कत हो रहा है, तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगा। तो तीसरा फैक्टर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस।
अस्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे अभी ही इस चीज़ को हम लोग देखें कि कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों तरफ कुछ लगे रहेंगे, न्यूक्लियोफाइल है जो इस पे यहाँ अटैक करेगा ऐसे, और बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। पार्शियल चार्ज से दिखाएंगे, पार्शियल माइनस, यहाँ भी पार्शियल माइनस ऐसा। अब यदि यहाँ स्मॉल ग्रुप है, क्योंकि चलो अभी तो एंगल यहाँ का 120 है तो ये दूर ही होंगे, एंगल 120 है तो, लेकिन यदि यहाँ ऐसे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स, तब तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत होएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप यहाँ बढ़ते जाएगा, साइज उसका, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होते जाएगा, और बड़ा ग्रुप आ जाएगा तब तो एकदम से ब्लॉक ही हो जाएगा। चलो यहाँ फिर भी एंगल 120 डिग्री है, और यदि यहाँ बल्कि ग्रुप आए तो इनके बीच का इंटरनल रिपल्सन होगा तो थोड़ा सा और फैल सकता है। यहाँ तो चलो उतना परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या, ये जो एंगल यहाँ 120 था वही एंगल तो यहाँ करके 109 हो गया भाई है। तो यदि यहाँ छोटा ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल से उतना रिपल्सन फील नहीं करेगा। बड़ा सा ग्रुप आ गया दोनों तरफ, तो सोचो न्यूक्लियोफाइल कैसे एडजस्ट करेगा बीच में। सो इधर भी बड़ा ग्रुप, इधर भी बड़ा ग्रुप, और दोनों बीच में फंसा हुआ है न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस पे न्यूक्लियोफाइल वहाँ कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, बस केवल इतना सा बात सोच लो। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल उस केस में वहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा। तो अगल बगल जितने छोटे ग्रुप्स होंगे न्यूक्लियोफाइल उतना कंफर्टेबल। और सिंपल सी बात है यहाँ एंगल का कि 120 से एंगल हो गया 109, एंगल घट रहा है मतलब ग्रुप्स और नज़दीक आएंगे, और ग्रुप्स और नज़दीक आएंगे तो फिर स्टेरिक रिपल्सन उनके बीच का जो है बढ़ेगा, और स्टेरिक रिपल्सन बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी बढ़ेगा सिस्टम का, और एनर्जी बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। बड़ा सिंपल सा बात था यहाँ। तो यहाँ भी वही चीज़ हम लोग को पता चल रहा है कि इस कार्बोनिल के अगल बगल जितने छोटे ग्रुप्स होंगे उतना कंफर्टेबल होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर पाना, और जितने बड़े ग्रुप्स जुड़े होंगे कार्बोनिल से उतना ही मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए उस कार्बन तक पहुंच पाना, रिएक्शन को आगे बढ़ा पाना। तो ये जो 3 फैक्टर्स हमने कंसिडर किया, एक इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और तीसरा या स्टेरिक फैक्टर, इन तीनों फैक्टर्स के आधार पे कंक्लूजन एक ही आए हैं। इन तीनों फैक्टर्स के आधार पे कंक्लूजन एक ही आया है, क्या, कि जितना छोटा छोटा ग्रुप हो कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बोनिल कार्बन से, उतना बेहतर है। उस केस में जितना छोटा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल उसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, और उतना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और ये तीनों जो है फेवर कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। तो वैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल छोटे छोटे ग्रुप्स जुड़े हैं उनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, बहुत तेज़ी से होगा। और जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन के अगल बगल साइज ऑफ अल्काइल एराइल कुछ भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज कराएंगे। तो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, देखोगे बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, AC2 ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग। और अब होताल्डिहाइड तो 10-20 कार्बन का भी है, कीटोन भी तो 10-20 कार्बन का हो सकता है, लेकिन वैसे एग्जांपल्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कॉपी या बोर्ड पे लिखने के लिए तो आप लिख दोगे, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे कंपाउंड्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो पाना संभव नहीं है। जितना कार्बन बढ़ते जाएगा उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना घटेगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट भी जो है उतना ही कम होते जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में हम लोग छोटा छोटा कंपाउंड लेंगे ताकि प्रैक्टिकली जो रिएक्शन पॉसिबल है उसे हम लोग लिख सकें। कॉपी और बुक में और बोर्ड पे लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थ्योरी यहाँ से तो समाप्त होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।